हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वह पंचायती राज अधिनियम 1994 से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी के रिलेटेड रहेगा। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 है वो आपका टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। अगर हम बात करें चैप्टर्स की तो 21 चैप्टर्स में डिवाइड हो रखा है, और अगर हम बात करें सेक्शन मतलब धाराओं की तो 280 धाराओं में डिवाइड हो रखा है। तो फ्रेंड्स, जो ये 280 धाराओं में आपका डिवाइड हो रखा है, इससे जितने भी आपके थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं तो उन क्वेश्चन को जो है आज फ्रेंड्स हम इस वीडियो के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है कि कोई सदस्य अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है। कोई सदस्य किसका सदस्य? जो आपका पंचायती राज है, जो कि आपका त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय मतलब कि 3 स्तर हैं आपके पंचायती राज के। पहला स्तर जो आपका है, पहला लेवल जो आपका है वो है ग्राम पंचायत। दूसरा है पंचायत समिति जो कि ब्लॉक स्तर पर होता है। तीसरा आपका आता है जिला स्तर पर, आपका जिला परिषद होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई सदस्य, इन तीनों के कोई भी सदस्य जो है अपना रेजिग्नेशन, त्यागपत्र मतलब रेजिग्नेशन किसे दे सकता है। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन आपका है निदेशक, दूसरा ऑप्शन है डीसी, तीसरा ऑप्शन है दोनों को, और चौथा ऑप्शन आपका जो है नॉन ऑफ दिस। तो वैसे तो अगर हम फ्रेंड्स देखें कि जो हमारे 3 स्तर होते हैं इनका कोई भी जो सदस्य होता है तो वो जो है अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो वो अपना त्यागपत्र देता है निदेशक को। अगर वो चाहे तो वो डीसी को भी दे सकता है, लेकिन डीसी बाद में, मतलब कोई भी सदस्य अगर डीसी को त्यागपत्र दे अपना तो डीसी को भी जो है बाद में निदेशक को ही देना पड़ता है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अंतिम रूप से जो त्यागपत्र को स्वीकार करता है वो कौन स्वीकार करता है? निदेशक करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि सदस्य, कोई भी सदस्य अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं, तो वो निदेशक को भी दे सकता है और डीसी को भी दे सकता है, और अंतिम रूप से वो निदेशक को ही देता है। तो यहाँ आंसर आएगा दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि ग्राम पंचायतों में पंचों की संख्या क्या होती है। अगर किसी भी फ्रेंड्स को इसका आंसर ना पता हो तो वो इसका आंसर लगा के आएगा बी। क्यों लगा के आएगा? क्योंकि 5 से आएगा आपका 5 दिमाग में, और 5 से आप लगा के आओगे बी आंसर। इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स आपका 6 से 20, मतलब 6 से लेकर 20 तक आपकी जो है पंचों की संख्या हो सकती है एक ग्राम पंचायत में। कम से कम 6 सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत में, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 20 सदस्य होते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें पंचायत समिति की, तो पंचायत समिति में जो आपके सदस्य होते हैं वो 10 से लेकर 30 सदस्य होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ग्राम पंचायत में स्थानों का आरक्षण। मतलब क्या है कि ग्राम पंचायत में आपका आरक्षण मतलब होता है रिजर्वेशन, कि ग्राम पंचायत में रिजर्वेशन किस धारा में दे रखा है, मतलब कौन सी धारा जो है आपकी रिजर्वेशन से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को जो है हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। ट्रिक क्या यूज़ करेंगे? इस आरक्षण वर्ड को उठा लेते हैं। तो अगर हम इस टाइम में आरक्षण वर्ड की बात करें तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो जो है कि आरक्षण का नाम लेते ही क्या करते हैं, अपने दिमाग में नो वर्ड की आरक्षण नहीं होना चाहिए, नो वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आरक्षण के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं आजकल के लोग? नो, कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो नो से आगे आपका 9। ठीक है फ्रेंड, तो आरक्षण के लिए आपकी धारा आएगी 9। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ग्राम पंचायतों में एससी के लिए कितना आरक्षण है। तो ग्राम पंचायतों में अगर हम बात करें एससी के लिए आरक्षण, जो आपकी धारा नंबर 9 है, इसी धारा नंबर 9 में ग्राम पंचायत में एससी के लिए आरक्षण कितना दिया गया है? तो एससी के लिए आरक्षण जो आपका दिया गया है वो जनसंख्या के अनुसार दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम बात करें महिलाओं के लिए तो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। और अगर हम बात करें ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए आपका 8% आरक्षण है। ओबीसी के लिए कैसे लर्न करेंगे? ओबीसी को एक ट्रिक से लर्न करेंगे। ओबीसी का ओ उठा लेंगे और ओ को जो है हम फ्रेंड्स 2 बार, एक और बार ओ लिख देंगे, ओ के नीचे एक और बार ओ लिख देंगे, तो ये आपका बन जाएगा 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपका 8% आ जाएगा। ओबीसी के लिए कितना आरक्षण है? 8% आरक्षण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? बताया था मैंने 50% आरक्षण है। 8% ओबीसी के लिए है, और जनसंख्या के अनुसार किसका आरक्षण है? एससी के लिए आरक्षण जो है आपका जनसंख्या के अनुसार रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ओबीसी के लिए मैंने क्या बताया था कि ओबीसी के लिए आपका 8% रहेगा, 50% आपका महिलाओं के लिए आरक्षण है, और जनसंख्या के अनुसार आपका जो है एससी के लिए आरक्षण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है सरपंच के लिए राइट टू रिकॉल की बात किस धारा में की गई है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये राइट टू रिकॉल क्या होता है।
राइट टू रिकॉल का मतलब होता है कि जैसे एक गांव में सरपंच होता है, अगर वो सरपंच सही से काम ना करे, तो जो गांव के लोग होते हैं वो इस राइट टू रिकॉल एक एक्ट, मतलब जो नियम आया है, अभी सरकार ने नियम एक तरह से लागू किया है, इस राइट टू रिकॉल नियम के तहत जो गांव के लोग होते हैं वो इस पावर का जो है कि यूज़ करके उस सरपंच को हटा सकते हैं। तो जो ये राइट टू रिकॉल की बात की गई है वो किस धारा में की गई है, तो धारा नंबर 10 में की गई है। और 9 में क्या किया गया है, 9 में आपका रिजर्वेशन मतलब आरक्षण दिया गया है, और 11 में आपका जो है ग्राम सभा की मीटिंग है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट आपका जो है राइट टू रिकॉल क्या है, अभी मैंने बताया था राइट टू रिकॉल कि जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि को हटाना। ठीक है, जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि को हटाना ही जो है राइट टू रिकॉल है। तो गांव की जनता जो होती है ना, उसके द्वारा अपने प्रतिनिधि मतलब कि सरपंच को हटाना ही राइट टू रिकॉल है। फिर क्वेश्चन है आपका, राइट टू रिकॉल के तहत सरपंच को कैसे हटाया जा सकता है, तो हर सरपंच को कैसे हटा सकते हैं हम राइट टू रिकॉल के द्वारा। ए ऑप्शन है गांव के 50% व्यक्तियों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव जारी करके। बी है आपका अधिकारी द्वारा वोटिंग कराने में 2/3 वोट जो है सरपंच के विरुद्ध आने पर। सी ऑप्शन है आपका ये दोनों, और डी है आपका नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर जाएगा सी, मतलब ये दोनों। तो पहले तो क्या होता है कि भी जो गांव के जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों का 50% जो है वो जो व्यक्ति हैं वो किसके खिलाफ जाएंगे, आपके सरपंच के खिलाफ जाएंगे। और उसके बाद जब वो अविश्वास प्रस्ताव जारी कर देंगे, एक मतलब कि एप्लीकेशन लिख देंगे एक सरपंच के खिलाफ, और जो वो एप्लीकेशन ऊपर देकर आएंगे, अधिकारी को देकर आएंगे, तो वो अधिकारी जो है आपके गांव में आएगा कि जो ये एप्लीकेशन आई है ये वैलिड है या वैलिड नहीं है। मतलब कहने का ये है कि वो जो आपकी एप्लीकेशन है वो सच्ची है या झूठी है। तो वो आकर दोबारा जो है वोटिंग कराते हैं। अगर उस वोटिंग में 2/3 सदस्य हैं वो सरपंच के विरुद्ध जो है कि भी वोटिंग करते हैं, तो सरपंच को जो है हम हटा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर इसका आएगा ये दोनों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कितने समय बाद राइट टू रिकॉल जो है हम दोबारा लेकर आ सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा आपका 12 महीने, मतलब कि 1 साल बाद। 1 साल बाद जो है हम दोबारा से जो है सरपंच के विरुद्ध राइट टू रिकॉल लेकर आ सकते हैं। मतलब अगर क्या हुआ कि जैसे कि जो अधिकारी आएगा वो अधिकारी जो है वोटिंग दोबारा करवाएगा, और उसमें जो है कि वो अधिकारी अगर वोटिंग कराता है उसमें जो है कि भी जो सरपंच आपका है, सरपंच के विरुद्ध 2/3 वोट नहीं आते, मतलब सरपंच वहाँ पे जीत जाता है। तो सरपंच अगर जीत गया तो वो एक तरह से ये माना जाएगा कि जो लोग सरपंच के विरुद्ध हैं वो झूठ बोल रहे हैं। तो वहाँ पे जो है वो अधिकारी जो है वो सरपंच को नहीं हटाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा कि जो अगर दोबारा जो है कि भी वहाँ के गाँव के लोग उस सरपंच के खिलाफ राइट टू रिकॉल लेकर आना चाहते हैं, तो वो उसके 12 महीने के बाद ही ला सकते हैं। ना तो वो नेक्स्ट डे लेकर आ सकते हैं, और ना ही वो नेक्स्ट मंथ लेकर आ सकते हैं, ना ही वो 6 महीने बाद लेकर आ सकते हैं। वो कितने महीने बाद लेकर आ सकते हैं, 12 महीने, यानी कि 1 साल के बाद जो है वो राइट टू रिकॉल लेकर आ सकते हैं उस सरपंच के खिलाफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है फ्रेंड्स, ग्राम सभा की कम से कम कितनी बैठक होती हैं, तो ग्राम सभा की कम से कम बैठक जो होती हैं वो आपकी होती हैं 3। तो इसमें नोट में भी देख लेते हैं क्या लिखा है कि सभा की तिथि BDPO मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर बताता है। जो सभा की तिथि है ना कि भी सभा किस डेट को होनी है, वो आपका BDPO बताता है। और जो आपकी ग्राम सभा है इसका कोरम मतलब कम से कम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए इस सभा में, तो वो आंसर आएगा 1/10 या 300 सदस्य जो है आपका इस सभा में उपस्थित होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका कि ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है, तो ग्राम सभा की बैठक जो बुलाते हैं आपके वो बुलाते हैं सरपंच। अगर आपके पास ग्राम पंचायत भी आएगी, ग्राम पंचायत की बैठक कौन बुलाता है, तो वो भी आपके सरपंच बुलाते हैं। और अगर सरपंच ना हो तो आपके ग्राम सचिव जो है ग्राम सभा की या ग्राम पंचायत की बैठक। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।